नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं राज्य के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सीएम योगी ने कहा कि साल 1950 में इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 साल की इस यात्रा में हमारे संविधान ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इन सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमारे संकल्प के अनुरूप उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर भारतीय के गौरव, भारत की एकता और अखंडता को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी एक नए भारत को देख रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की अहम भूमिका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो संविधान के प्रति पूरे विश्वास, सम्मान और समर्पण के साथ काम करे, क्योंकि अनुकूल और चुनौतीपूर्ण दोनों परिस्थितियों में देश के लिए मार्गदर्शक शक्ति रहा है। ये बदले में संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और भक्ति को दर्शाता है। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम संविधान के मूल्य और भावनाओं को बनाए रखते हैं तो हम वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का सम्मान करते हैं जिनके बलिदान ने एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र की नींव रखी। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत कि अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांतिकारियों के सिरमौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत भारत माता के उन महान सपूतों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश की आजादी को सुनिश्चित किया और स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा के लिए
आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया है, ऐसे भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। वहीं लखनऊ में 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस का आयोजन पूरी भव्यता और राष्ट्रभक्ति के वातावरण में किया गया। प्रदेश का मुख्य समारोह विधानसभा भवन के समक्ष आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि और आम नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ विधानसभा भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा के सामने से गुजर रही भव्य परेड की सलामी ली। परेड में सुरक्षा बलों, पुलिस और अन्य विभागों के दस्तों ने अनुशासन और शौर्य का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रही और कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। गणतंत्र दिवस समारोह में कुल 21 झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिनमें प्रदेश की संस्कृति, विकास योजनाओं और उपलब्धियों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति का उत्साह और गौरव साफ तौर पर देखने को मिला, जिससे राजधानी लखनऊ का वातावरण राष्ट्रीय गर्व से सराबोर हो गया। उधर बरेली से बड़ी खबर सामने आई है कि शहर के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार यह कदम उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और हाल की घटनाओं के विरोध में उठाया है। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर बढ़ते असंतोष और प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई कथित बदसलूकी ने उनके निर्णय को प्रभावित किया। अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि उनके इस्तीफे के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, यूजीसी के नए नियम, जिन्हें वो जनरल कैटेगरी और स्वर्ण समाज के छात्रों के अधिकारों के खिलाफ मानते हैं। दूसरा, प्रयागराज में शंकराचार्य के शिष्यों के साथ हुई कथित हिंसा, जिसमें उनकी चोटी खींचे जाने का आरोप शामिल है। उनका कहना है कि यह घटनाएं केवल प्रशासनिक या शैक्षणिक निर्णय नहीं है, बल्कि समाज के सम्मान और अधिकारों से जुड़ी संवेदनशील मसले हैं। इस्तीफा पेश करने के बाद अग्निहोत्री ने कहा कि ये कदम उन्होंने ब्राह्मण समाज के अधिकार और गरिमा की रक्षा के लिए उठाया है। उन्होंने प्रशासन की निष्क्रियता और राजनीतिक नेताओं की चुप्पी को समाज के विश्वास के लिए खतरा बताया। साथ ही उन्होंने सभी ब्राह्मण सांसदों और विधायकों से अपील की है कि वो भी इस दिशा में कदम उठाएं और जनता के साथ खड़े हों। ये कदम प्रशासन और समाज के बीच नए विवाद और चर्चा का केंद्र बन गया है। इसे कई लोग समाज के अधिकार और सम्मान की रक्षा की दिशा में साहसिक निर्णय के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे प्रशासनिक और राजनीतिक संकट के रूप में भी देख रहे हैं। स्वयं मैं जब इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा आह्वान है, यदि हमारे ब्राह्मण समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, यदि आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है, थोड़ी सी भी रीढ़ है, तो आपको मेरा आह्वान है और तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दें और हमारे समाज के साथ खड़े हों। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बरेली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आइए जानते हैं, हमने उनसे बात करी कि किन मामलों में उन्होंने इस्तीफा दिया है। बहुत बड़ी खबर है आज बरेली से। अलंकार जी, जो आप पे पद था, ये बहुत बड़ा पद था, लाखों लोग इसके लिए तैयारी करते हैं, उसके बाद ये पद मिलता है और आपने आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पद से त्याग पत्र दे दिया। क्या मायने निकाले जाए, क्यों आपने इतना बड़ा कदम उठाया? जैसा कि आपने देखा है कि पिछले 2 सप्ताह में 2 बहुत ही बड़े निंदनीय कृत्य और घटनाक्रम हुए हैं। इसमें से पहला एक घटनाक्रम है जो प्रयागराज में माघ मेला हुआ है इसी साल का। उसमें जो हमारे जो ज्योतिर्मठ है, उसके शंकराचार्य जी हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके साथ जो स्नान, जो मौनी अमावस्या का जो स्नान था, उसमें बटुक शिष्यों के साथ, वो बटुक ब्राह्मणों के साथ जो उनकी चोटी खींचकर उनको घसीट कर मारा गया। और इस संबंध में जो स्थानीय प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई की गई, वो बहुत ही निंदनीय थी। इसके उपरांत भी वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ब्राह्मणों के लिए जो चोटी या शिखा का बहुत एक महत्व होता है और स्वयं मैं एक ब्राह्मण अधिकारी होने के नाते इस पे मेरे लिए बहुत ही आपत्तिजनक है। मेरे लिए स्वयं जो है, एक तरीके से एक साधारण ब्राह्मण इस दृश्य को देखेगा, जिस तरीके के वीडियोस आए हैं, ब्राह्मणों की रूह कांप जाएगी। जिस तरीके से जो बटुक ब्राह्मण है, उनको चोटी से घसीट के लेटा कर मारा जा रहा है। दूसरा, जो केंद्र सरकार द्वारा भारत सरकार का जो गजट एक प्रकाशित हुआ है, जो 13 जनवरी 2026 को, जो यूजीसी रेगुलेशंस 2026, उसमें जो प्रावधान जिस तरीके से आए हैं, उसमें सामान्य वर्ग को स्वघोषित अपराधी मानते हुए एक वर्ग विशेष
के लिए एक समता, इक्विटी, जो क्लास या कमिटी, इस तरीके की जो प्रावधान दिए गए हैं तो बहुत ही निंदनीय है। इससे जो सामान्य वर्ग के या हमारे ब्राह्मण, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मणों में बहुत ही रोष है। और जिस तरीके से ये भेदभाव वाला ये यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है, इससे अभी आने वाले समय में देश में आंतरिक संकट, खींचातानी, फर्जी शिकायतें, और यह भी हो सकता है कि जो समता समिति जो बन रही है उससे जो हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, बेटे बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। बेटियों के साथ समता सदस्य जो समिति है उसके सदस्य उन फर्जी शिकायतों का निस्तारण के नाम पे उनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण कर सकते हैं। बेटों के साथ यदि वे प्रतिभावान हैं तो उनके भविष्य के साथ झूठी शिकायतों के आधार पर उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। इन दोनों ही घटनाओं से मैं काफ़ी आहत हूँ। यह भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज, जो हमारा ये ब्राह्मण समाज है या सामान्य वर्ग का समाज है, इसमें यहाँ हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं इस पर अभी तक मूक दर्शक हैं और शांत हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक जो कॉर्पोरेट कंपनी होती है उसके एम्प्लॉय बनकर रह गए हैं। और ऐसा लगता है कि बहू बेटियों की, बच्चों की इज्जत भी लुट जाएगी। लेकिन ये हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि बैठे हैं ये बिल्कुल चुप रहेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे। ऐसी स्थिति में यह बहुत ही भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और देखा जाए अब इस समय में जो मेरी जो अपनी मानसिक व्यथा है, मैं उसको अब इससे ज़्यादा मैं बयान नहीं कर सकता। मैं अब इस तंत्र का जो अंग नहीं बन सकता, क्योंकि अब न तो जनतंत्र है न ही गणतंत्र है, यहाँ सिर्फ भ्रम तंत्र है। और देखिए, आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपकी नाराजगी है, आपकी नाराजगी उन विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि से है जो कि समान वर्ग के हैं और कहीं ना कहीं उनके बच्चों के भविष्य में जो दिक्कतें आ रही हैं उससे आपके अंदर नाराजगी आई है। देखिए, मैं एक अधिकारी हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण भी हूँ। यदि मेरे प्रतीक चिन्हों का सार्वजनिक रूप से कहीं भी अपमान किया जाएगा तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भविष्य में जब एक प्रशासनिक तंत्र ही इस तरीके से चोटी खींचकर ब्राह्मणों को मारेगा तो अन्य जनता, अन्य वर्ग आपके साथ क्या बर्ताव करेगी? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जब इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा आह्वान है, यदि हमारे ब्राह्मण समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, यदि आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है, थोड़ी सी भी रीढ़ है, तो आपको मेरा आह्वान है, आप तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दें और हमारे समाज के साथ खड़े हों। समाज होगा तब आपका पद रहेगा, नहीं तो आप कभी भी कोई भी चुनाव जीत नहीं पाएंगे। इस समय सामान्य वर्ग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अलग हो चुका है और एक तरीके से देखा जाए सरकार दोनों ही जगह अब अल्पमत में आ चुकी है और बहुत ही भयावह स्थितियां इस समय देश में उत्पन्न हुई है। देखिए, ये थे अलंकार अग्नोत्री जी जिन्होंने अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया है और ये आईटीएन है, बनारस यूनिवर्सिटी से बीटेक किया हुआ है, एलएलबी भी है और यूएस में काम कर चुके हैं, बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। और जिस तरीके से अपने समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ इतना बड़ा प्रशासनिक पद छोड़ना, अब देखना होगा कि इनके पद छोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में या केंद्र की राजनीति में या जो कि जनप्रतिनिधि हैं जनरल के, उन पर क्या असर पड़ता है। जुड़े रहिए मुझसे, हमारे चैनल से। मैं डेली 24 भारत के लिए विनोद जोशी, बरेली से। स्वयं मैं और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद जोशी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी, एक बड़ा फैसला यहाँ पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है। कई मायने इस इस्तीफे के निकाले जा रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कई सारी ऐसी नीतियाँ थी जिनके विरोध में वो ये इस्तीफा दे रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बात की जाए या शंकराचार्य का जिस तरीके का अपमान हुआ उसको लेकर बात की जाए, क्या मायने निकाले जा रहे हैं? साहिल जी, देखिए, प्रथम दृष्टि में जो उनका दुख था, दर्द था, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो यूजीसी के नियम हैं वो समानता के नियम नहीं है, वो संविधान के हिसाब के नियम नहीं है। एक तरफ जो सवर्णों के बच्चे हैं उन्होंने सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं करी, उन्होंने सवर्णों की बात करी। उन्होंने कहा कि एक शिकायत करेगा वो झूठी करेगा, चाहे सच्ची करेगा, दूसरे पे कार्रवाई होगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत शिकायत भी करता है इस नियम के अनुसार उसको कोई सजा नहीं दी जा रही है। एक तरीके से उन्होंने ये कहना था कि आने वाले समय में
जो जनरल कास्ट का बच्चा है, लड़की है या फिर लड़के हैं, उनका शारीरिक शोषण भी इस नियम के तहत किया जाएगा। उन्हें लगा कि जिस तरीके से समाज का एक तरफा बीजेपी ने जो फैसला किया है वो सवर्णों के खिलाफ किया है और आने वाले समय में सवर्णों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। इन सब चीजों को देखते हुए उन्हें घुटन महसूस हुई, इसलिए उन्होंने पद से त्याग दे दिया। बिल्कुल, लेकिन जोशी जी वहीं अगर बात की जाए कि सिटी मजिस्ट्रेट का इस तरीके से इस्तीफा दे देना और इस बात को कहना कि सरकार की जो नीतियां हैं वो ठीक नहीं है, वो उससे संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि वो ये इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक गलत माहौल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। देखिए, सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जो थे वो अन्य अधिकारियों से अलग थे। वो जनता को सुनते थे, जनता की बात सुनते थे, जनता के बीच में रहते थे। कहीं ना कहीं वो अपने कार्यालय में ना बैठकर जनता के सुख दुख में रहने वाले अधिकारी थे। पहले अधिकारी बरेली के अंदर हम लोगों ने ऐसे देखे जो पूरी तरीके से जनता से संवाद करते थे। तो जब वो जमीनी स्तर पर गए तो उन्होंने देखा कि जनरल वालों के संग बड़ा भेदभाव चल रहा है। तो जहां तक है उनकी अंतरात्मा और चीजें, नहीं तो कोई भी इतना अच्छा पद, क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट अपने आप में बहुत अच्छा पद है, उनके पास नौकर थे, चाकर थे, गाड़ी थी, सब कुछ छोड़ना, इतना बड़ा डिसीजन लेना, जी हैरान है उनके डिसीजन को देख के। चलिए विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, एक बड़ा फैसला यहाँ पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है और कई मायनों में बहुत ही बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है और कई तरह के सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए साल, मुझे लगता है जो आज की डेट जो उन्होंने मुकर्रर करी है अपने 26 जनवरी को इस्तीफा दे देना और सिटिंग मजिस्ट्रेट ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब इसमें शासन प्रशासन किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये तो वैसे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यूजीसी के खिलाफ एक बड़े कद का अधिकारी इस्तीफा दे देना और यूजीसी के नियमों के खिलाफ अपनी जो नाराजगी है वो खुलेआम उसको दर्शा देना, तो ये शासन प्रशासन की जो कलियां है ना उसको हिलाने जैसा है। क्योंकि ये इस्तीफा बताता है कि आपको इस पे रिफॉर्म करना पड़ेगा, इसके पे दोबारा से आपको सोचना पड़ेगा कि वास्तव में गलत है। एक आम आदमी यूजीसी के नियमों को नहीं जानता है, लेकिन एक सिटिंग मजिस्ट्रेट वो तो जानता है, अच्छे से जानता है, इसलिए उन्होंने फैसला लिया। मुझे तो लग रहा है जब ये खबर आई थी हमारे पास बहुत चौंकाने वाली, मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी कि भैया इस तरीके का एक बड़ा अधिकारी सरकार के खिलाफ जाके अपनी रीढ़ दिखाता है। और ऐसे वक्त में छोटे कर्मचारी से लेके बड़े कर्मचारी तक हमने युवराज वाला मामला देखा, लेकिन कोई भी अधिकारी बोलने के लिए राजी नहीं है, कुछ नहीं। ऐसे में अगर कोई अधिकारी आके सरकार के खिलाफ, सरकार के फैसलों के खिलाफ अगर कुछ करता है तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम मुझे लग रहा है आने वाले समय में देखने को हमें मिल सकते हैं। बिल्कुल। और रमेश जी, वहीं अगर बात की जाए, जैसे कि आपने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद यहाँ पर होता है और अगर अलंकार अग्निहोत्री की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए अधिकारी उन्हें माना जाता है। जनता की समस्याओं के लिए खड़े रहना, उनसे बातचीत करना, उनके बीच में जाना और उनकी समस्याओं को यहाँ पर उसका समाधान यहाँ पर करना, इसलिए वो जाने जाते थे। और ऐसे में सरकार के खिलाफ जाकर, सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर इस तरीके से इस्तीफा देना, और ख़ास तौर पर बार बार उन्होंने ये कहा है कि ब्राह्मण समाज के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझो आप। जो अधिकारी है जिसने इस्तीफा दिया है ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखता है और यूजीसी का जो नियम है वो जनरल कैटेगरी के लिए ही तो है। अब उनको ये लगता है कि भैया आने वाले हमारे जो पीढ़ी है बच्चों के लिए ये नियम तो सरासर गलत है, तो उसी को देख के अगर एक ब्राह्मण, सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही जोड़ रही है, अगर कोई जात बरादर का अगर कोई बड़ा अधिकारी अगर इस्तीफा दे देता वो उसको तो हल्के में लिया जा सकता था कि हाँ उनकी कोई और मंशा रही होगी, लेकिन हाँ एक ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण अधिकारी वो अगर ये फैसला ले लेता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर ऐसा रहा होगा। लेकिन एक मजिस्ट्रेट, आप कोई लेखपाल तो है नहीं, वो कोई एक छोटे अधिकारी या फिर कोई तहसीलदार स्तर का हो, एक मजिस्ट्रेट जो चीजों को बारीकी से समझता है, तो वो अगर इस तरह का फैसला ले लेता है तो मुझे लग रहा है इस पे सरकार को, शासन को एक्शन लेने के बजाय
इस पे मंथन जरूर एक बार करना चाहिए कि हो सकता है, इंसान से गलती हो जाती है, कोई फैसला ऐसा तो नहीं है जो समय में जो छात्र छात्राओं के लिए मुसीबत बन जाए। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूजीसी नियम के विरोध में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि लखनऊ बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि यूजीसी नियम के विरोध में ये बड़ी खबर है कि लखनऊ बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, एक और ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है सूत्रों के हवाले से, जिसमें बताया जा रहा है कि यूजीसी नियम के विरोध में ये बड़ी खबर है कि लखनऊ बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये दूसरी शॉकिंग खबर है साहिल आपकी तरफ से। अगर मुझे लगता है फिर ये शुरुआत हो गई है विद्रोह की। अब ये विद्रोह कहाँ जाके रुकेगा, अब इसको तो फिर सरकार को देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिएगा, हुकूमत इस समय तकरीबन राज्यों में और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब में जो हुकूमत है उसमें ये कहा जाता है इनका जो वोट बैंक कौन है, अगड़ी जातियां, पंडित ठाकुर, वैश्य, ये सारे हैं। अगर यूजीसी का जो नियम आता है तो इन्हीं जातियों को सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा। तो ऐसे में अगर एक जाति, ब्राह्मण जाति अगर बाहर निकल के अगर विद्रोह कर रही है तो मुझे लग रहा है ये असर जो 3 अगली जाति और है उन पे भी असर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन रमेश जी अभी तक इस खबर की पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पर जैसा कि आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विद्रोह की एक शुरुआत यहाँ पर नजर आने लगी है। पहले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया और अब ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी के 11 पदाधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी वाली बात हो जाएगी। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। परेशानी का शुरू हो गई है। अगर कोई अगर बड़ा औहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस्तीफा दे देता है और उसको देखते हो, हालांकि अपुष्ट खबर हमारे पास अभी हैं जो 11 पदाधिकारियों का आप इस्तीफे की बात कर रहे हो। अगर खुदा न खास्ता ये अगर खबर सच होती है तो आप कह सकते हो ना कि ये विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। देखो, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी हुकूमत के खिलाफ, सरकार के नियमों के खिलाफ कोई ऐसे अप्रिय दृश्य देखने को मिले, क्योंकि यदा कदा हम लोग नेपाल, बांग्लादेश और आपका दूसरा बांग्लादेश में नेपाल, इसमें जो चीज हम देखते हैं कि इस तरीके की कोई हरकत और कोई उसका जरा सा भी असर हमें देखने को ना मिले। क्योंकि देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सरकार नियम ले रही है और जिसपे फैसले ले रही है, कुछ हैं अटपटे, कुछ फैसले ऐसे अटपटे हैं जिनमें सरकार गिरती भी नजर आ रही है। 3 कृषि कानून जब आए थे, साल भर तक मूवमेंट चला था फार्मरों का, उसके बाद में उसको रिपील करना पड़ा। अब इस तरीके के कई ऐसे फैसले हैं जिसको सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े थे। अब ये फैसला उसमें उसको ही जोड़ता हूं मैं, क्योंकि अगर इस पे भी अगर इस तरीके का हुआ तो साहिल स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो सकती है। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो लखनऊ बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। यूजीसी के नए नियमों से आहत होकर ये इस्तीफा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश की अग्रणी समाज सेवी संस्था नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य ने उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से भेंट कर अकबरपुर बस स्टेशन के शीघ्र स्थायी स्थानांतरण और नवीन बस स्टेशन के निर्माण की मांग को एक बार फिर प्रमुखता से उठाया। विवेक मौर्य के अनुसार परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस विषय पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्षों से लंबित अकबरपुर बस स्टेशन के स्थायी स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ की जाएगी और इससे संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि यात्रियों की सुविधा और विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए स्थान पर बस स्टेशन के निर्माण और पुराने बस स्टेशन के जनहित में सदुपयोग पर भी गंभीरता से कार्य किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में परिवहन सेवाओं और सुविधाओं के विस्तार को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है और अब तक कई निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा चुका है। अकबरपुर में भी परिवहन विभाग से जुड़ी किसी भी सेवा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमेठी कलेक्ट्रेट परिसर में भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिलाधिकारी संजय चौहान ने कलेक्ट्रेट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के उपरांत जिलाधिकारी ने राष्ट्रगान के साथ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन साथ ही साथ भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में सैनिक स्कूल सहित अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों की तरफ से आकर्षक परेड और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्हें उपस्थित जनसमूह ने सराहा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा। वहीं बलिया में काली मंदिर परिसर में आयोजित शतचंडी महायज्ञ के दौरान मानस किंकर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में जब तक सच्चे संतों का सानिध्य नहीं मिलता तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान से मिलने के लिए संत का मिलना अत्यंत आवश्यक है। अगर सच्चे संत मिल जाएं तो भगवान से मिलना अत्यंत सरल हो जाता है। उन्होंने अपने प्रवचन में प्रभु श्री राम और जयंत की कथा का उल्लेख करते हुए बताया कि जब प्रभु श्री राम ने जयंत को दंड देने के लिए धनुष से बाण छोड़ा तब चराचर जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहाँ जयंत शरण ले सके। केवल दो ही स्थान थे, एक जगत जननी माँ सीता और दूसरा संत। माँ सीता के पास पहुंचना जयंत के लिए संभव नहीं था। इसी दौरान उसकी भेंट संत नारद मुनि से हुई, जिन्होंने उसे पुनः प्रभु श्री राम की शरण में जाने की प्रेरणा दी। जालौन में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उरई स्थित पुलिस लाइन में भव्य परेड का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी राजेश पांडे ने पुलिस लाइन परिसर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। परेड के साथ साथ स्कूली बच्चों की तरफ से देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिन्हें उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन को दुल्हन की तरह सजाया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार, स्थानीय विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तो अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत जीआरपी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जीआरपी पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे वांछित अपराधी तेजस्वी शंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी पुलिस के अनुसार वांछित तेजस्वी शंकर तिवारी की तलाश काफी लंबे समय से की जा रही थी। उसे कानपुर देहात क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जीआरपी की तरफ से आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी तरह की सख्त अभियान जारी रहेगा, जिससे रेलवे परिसर और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं कासगंज में एक युवक ने कुछ लोगों पर रास्ते में रोककर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की नीयत से हमला करने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित ने इस संबंध में थाना सौरो पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी डंडों और बेसबॉल के डंडों से मारपीट की और तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि इस हमले में उसके भाई राजकुमार को गंभीर चोटें आई है, जिससे वो मौके पर ही गिर पड़ा। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हुए। तब तक आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो चुके थे। घायल राजकुमार को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। मैं चौराहे पे से आ रहा था। कहाँ के रहने वाले हो? मैं चोरों का रहने वाला हूँ, मोहल्ला मड़ई का। मैं बाइक से आ रहा था और ये पहले से घात लगाए बैठे हुए थे। डंडे, लोहे का डंडा था, तमंचे थे इस पे, एक पे, और मुझे पता ही नहीं। और ये अंदाज बात चलती बाइक पे ही मेरे को मारने लग गए। मेरी की तमंचे से मेरी चांद फाड़ दी है और ये मेरे पैरों में डंडे मारे हैं। मेरे पे चला नहीं जा रहा है और मुझे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। सब देखते रहे खड़े होकर। कौन कौन लोग थे इसमें? कुलदीप और एक क्या कहते हैं, गणेश। वहीं कासगंज पुलिस ने एक शातिर अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बावरिया गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जो टेम्पो और अन्य सार्वजनिक वाहनों में सवार होकर यात्रियों से चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 3.50 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण और अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने गणेशपुर नहर पुल के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई तब हुई जब आरोपी किसी नई चोरी की योजना बना रहे थे।
वहीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैनपुरी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आई। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने पुलिस बल के साथ नगर क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पैदल गश्त के दौरान डॉग स्क्वाड और पुलिस बल के साथ रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल, होटल सहित अन्य सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले स्थानों की सघन जांच की गई। ये पिछले एक सप्ताह से गणतंत्र दिवस को देखते हुए पूरे शहर में एसपी सर के आदेश पर जो है, जो भी बस स्टैंड है, मॉल है, होटल है, रेलवे स्टेशन है, जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी सामान लेके अधिक जा रहे हैं, बहुत ही गहराई से, बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट से हमारी एलआईयू की टीम जो है उसके अपने इक्विपमेंट से उसकी चेकिंग कर रही है। डॉग स्क्वाड भी साथ में है कि जहाँ भी हमको संदिग्ध चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं उसकी बहुत ही गहराई से जांच की जा रही है। तो अभी हम लोग पूरे नाइट में जो हमारी पिकेट बनी हुई है, जो हमारी कोबरा मोबाइल है, पीआरबी है, पूरी गश्त करेगी और जगह जगह होटलों में पुनः एक बार चेक किया जाएगा, जिससे गणतंत्र दिवस बहुत ही सकुशल, बहुत ही खुशहाल। वहीं पीलीभीत में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नागरिकों से साफ सुथरा और स्वच्छ रखने की अपील की और कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और उपस्थित जनमानस ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत भी किया। आज के राष्ट्रीय पावन पर्व गणतंत्र दिवस पर मैं सभी पीलीभीत के निवासियों को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और सबसे ये निवेदन करता हूं कि गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में उल्लासपूर्वक सब लोग मनाएं और संविधान के दायरे में रहते हुए हम लोग पीलीभीत को उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा जनपद बनाने का प्रयास करेंगे। मैं सभी पीलीभीत के निवासियों से निवेदन करता हूं कि इस पीलीभीत को सबसे सुंदर, स्वच्छ और नंबर 1 बनाने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। आज के राष्ट्रीय पावन पर्व गणतंत्र दिवस पर मैं सभी पीलीभीत के निवासियों को मैं अपने वहीं पीलीभीत में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान ने बीजेपी कार्यालय पर भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक बाबूराम पासवान ने तिरंगा फहराया और संविधान निर्माताओं को नमन किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और एकता और अखंडता का संदेश भी दिया गया। विधायक ने नागरिकों से लोकतंत्र को मजबूत बनाने और जनहित में कार्य करने की अपील की। बीजेपी कार्यालय परिसर देशभक्ति नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति संकल्प भी लिया। वहीं अमेठी में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में ध्वजारोहण कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड ग्राउंड में पहुंचकर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर पुलिस जवानों ने अनुशासित परेड प्रस्तुत की। वहीं स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। कुल 8 पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया गया, जिनमें 2 निरीक्षक, 3 उप निरीक्षक और 3 अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। सम्मान समारोह का उद्देश्य पुलिस बल का मनोबल बढ़ाना और उनके सराहनीय कार्यों को प्रोत्साहित करना रहा। ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद मंत्री ने 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इस विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं है और फिलहाल इसके लागू होने की संभावना भी नहीं लगती। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि हर भगवाधारी उनके लिए सम्माननीय है और वो सभी को प्रणाम करते हैं। इस पूरे आयोजन में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे, जिससे कार्यक्रम सफल और गरिमापूर्ण रहा। 17वें गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर पूरे अमेठी वासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये वर्ष हम सब के लिए, पूरे भारत के लिए एक उत्कृष्ट वर्ष बन के उभरे। मैं एक बार फिर आप सबको, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मंत्री जी, यूजीसी को लेके जो है तमाम विरोध चल रहे हैं और सरकार ने इसको समानता के लिए लागू किया है 2026, इसमें क्या रहेगा? अभी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई चीज लागू हुई है। शंकराचार्य जी को लेकर के लगातार विवाद छिड़ा हुआ है पूरे प्रदेश में। क्या विवाद है? जो शंकराचार्य है, नोटिस जा रही है, वो कह रहे वहाँ उनको स्नान नहीं करने दिया। आप मानते हो उनको शंकराचार्य? आप मानते हो उनको शंकराचार्य? अब ये मानने ना मानने का विषय नहीं है, वो सरकार पर लगातार। अरे आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, माना ही जाता है। केशव मौर्य जी ने सब कार्य किया है। तो केशव जी से पूछिए।
वहीं फिरोजाबाद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन परिसर में भव्य और गरिमामय झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आगरा मंडल के कमिश्नर रहे, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रीय एकता के महत्व पर भी अपने विचार साझा किए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में आकर्षक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के विभिन्न विभागों की टुकड़ियों ने अनुशासन और समर्पण के साथ शानदार प्रदर्शन किया। परेड के दौरान जवानों ने गोली फायर कर देश को सलामी दी, जिससे माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। परेड देखने के लिए पुलिस लाइन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित लोगों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई और राष्ट्र सेवा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर जिलाधिकारी सहित जनपद के कई वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सभी का मन मोह लिया, जिससे पूरा वातावरण राष्ट्र प्रेम की भावना से भर उठा। उधर जालौन में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नाले में करीब 45 वर्षीय युवक का शव तैरता हुआ मिला। नाले में शव दिखाई देने की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नाले से बाहर निकलवाया गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक बीते दिन घर से शादी विवाह में मजदूरी का काम करने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों की तलाश के बीच नाले में शव मिलने से परिजन बदहवास हो गए। ये पूरा मामला जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत महेशपुरा रोड का बताया जा रहा है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि युवक की मौत हादसे में हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह है। कासगंज रिजर्व पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति और उत्साह से भरा भव्य समारोह आयोजित किया गया। शौर्य, समर्पण और त्याग की भावना से ओतप्रोत इस राष्ट्रीय पर्व को पूरे गर्व और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के विभिन्न दस्तों ने अनुशासन और शौर्य का शानदार प्रदर्शन किया। परेड के दौरान फायर कर देश को सलामी दी गई, जिसे देखकर उपस्थित लोगों में राष्ट्रभक्ति का जोश देखने को मिला। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। समारोह को देखने के लिए पुलिस लाइन में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौजूदगी रही और कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने उपस्थित लोगों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हुए शपथ दिलाई। समारोह में जिलाधिकारी प्रणय सिंह, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, जनपद न्यायाधीश रामेश्वर, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सहित जिले के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार द्वारा पुलिस कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। जनपद के सभी थानों और कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कासगंज पुलिस ने पूरे उत्साह और गरिमा के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के खुशालीपुर स्थित द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली निवासी प्रथम वर्ष का छात्र पढ़ाई के लिए कॉलेज में रह रहा था और बीती रात अचानक उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज परिसर और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। छात्र की मौत की खबर फैलते ही भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही और मामले को दबाने के आरोप लगाए। वहीं घटना के बाद से कॉलेज का जिम्मेदार स्टाफ कथित तौर पर मौके से गायब बताया जा रहा है, जिससे कई सवाल खड़े हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और हर पहलू से घटना की पड़ताल की जा रही है। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीतापुर पुलिस लाइन में आयोजित भव्य समारोह में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया, जहां पुलिस जवानों ने अनुशासन और समर्पण का शानदार प्रदर्शन किया। परेड निरीक्षण के दौरान अचानक एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई, जब राज्य मंत्री की वीआईपी गाड़ी तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई। गाड़ी खराब होने के कुछ समय के लिए कार्यक्रम में हल्का व्यवधान आया और राज्य मंत्री को परेड ग्राउंड में खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। स्थिति को संभालते हुए वो पैदल ही चलते हुए मंच तक पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ी को धक्का लगाकर पुनः चालू कराया, जिससे व्यवस्थाएं जल्दी सामान्य हो सकी। मंच पर पहुंचने के बाद राज्य मंत्री ने परेड की सलामी ली और वहां उपस्थित अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और साथ ही आम नागरिकों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पूरे कार्यक्रम में अनुशासन, देश प्रेम और उत्साह का वातावरण बना रहा। वहीं कौशाम्बी के करारी नगर पंचायत के छपरा भाग में युवाओं के उत्साह और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से 1600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौड़ में न केवल स्थानीय युवा बल्कि आसपास के कई जिलों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में दर्जनों युवाओं ने अपने कौशल और धैर्य का प्रदर्शन किया, जिसमें 5 प्रतिभागी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चयनित हुए। दौड़ के सफल प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए सांसद
पुष्पेंद्र सरोज ने उनकी मेहनत और साहस की सराहना की। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी युवाओं को प्रोत्साहित किया और कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं में खेल भावना, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होते हैं। कार्यक्रम में युवा उत्साहित और गर्वित नजर आए और ये प्रतियोगिता कौशाम्बी के युवाओं के लिए प्रेरणा का एक मजबूत संदेश साबित हुआ। वहीं अलीगढ़ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी संजीव रंजन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद राष्ट्रगान की धुन पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने भारतीय संविधान की शपथ ली। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी लोगों से संविधान की गरिमा बनाए रखने, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने, साथ ही अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाने का संकल्प लेने का आह्वान भी किया। आज के इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं उन शहीदों का नमन करता हूं, जिन्होंने अपने बलिदान देकर अपनी ज़िंदगी को उस दांव पर लगाकर स्वतंत्रता दिलाई। तत्पश्चात हम लोग 26 जनवरी 1950 में इस संविधान को हम लोग अंगीकृत कर पाए। आज हमारे देश में खुद का शासन है, खुद की व्यवस्था है। तो आज के इस अवसर पर मैं अपने पूरे जनपद वासियों का, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि हम लोग अच्छे नागरिक बनकर इस देश के संविधान को और इस देश को सुरक्षित रखेंगे। वहीं लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के दिन एक गंभीर घटना सामने आई, जिसमें स्थानीय लोगों के अनुसार दबंगों ने हदें पार कर दी। भिलावा चौकी अंतर्गत ये विवाद मकान के कब्जे को लेकर हुआ। पीड़ित का आरोप है कि 3 गाड़ियों से हथियार लेकर दबंग मौके पर पहुंचे और उसके हिस्से में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। नावेद ने कहा कि हमलावरों ने उनके परिवार और परिचितों को बेरहमी से मारा और घायल किया। पीड़ित का यह भी आरोप है कि पुलिस दबंगों के पक्ष में कार्य कर रही है और उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। इस घटना ने इलाके में तनाव और असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। स्थानीय लोग और समाज के सदस्य इस घटना की निंदा कर रहे हैं और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। जिन्होंने हमारे चाचा से मकान का कुछ अंश खरीदा होगा, जैसे ये कहते हैं तथा कथित, हमें नहीं मालूम, और ये लोग जबरन हमारे हिस्से में घुसने लगे और 3 गाड़ियों से आए, हथियार लिए हुए थे, कुल्हाड़ी, चाकू, और उससे हम लोगों को मारा। तो मामला क्या था ये? मामला क्या, पुलिस के संरक्षण में इन लोगों ने हम लोगों को मारा है। अभी क्या कार्रवाई हो रही थाने पे? पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।